हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लेके आए हैं एक आपके लिए नया चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, प्रथम चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कुछ सीखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। देखो, जनरली आप क्लास में पढ़े होंगे, रसायन विज्ञान की परिभाषा ये होती है विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के संगठन, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, समझ में आई? फिर से समझा दूँ ये परिभाषा। सुनो बेटा, देखो फिर से परिभाषा देखो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के संगठन एवं रासायनिक गुणों की जानकारी प्राप्त करते हैं, हम उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा किताबों में लिखी हुई मिल जाएगी और आपके लिए क्लासों में जनरली पढ़ाई जाती है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपके लिए एक मॉडर्न परिभाषा बता रहा हूँ रसायन विज्ञान की। वो क्या है वो सुनो। वो है बेटा, देखो रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? ये रंग और रस का विज्ञान है। ठीक है, रसायन विज्ञान देखो बेटा, इसकी नई परिभाषा देखो। रसायन विज्ञान रस और रंग का विज्ञान है। रसायन विज्ञान क्या है बेटा? रस और रंग का विज्ञान है। तो बेटा रसा का मतलब होता है रस। ठीक है, रसायन को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। तो बेटा जैसे रसायन लिखा हुआ है, रसायन ठीक है, रसायन ठीक है, तो दो भाग में तोड़। रसा ये है रस, ठीक है बेटा, रस, और ये हो गया आयन। ठीक है, रस का मतलब होता है रस ही होता है, ठीक है, और आयन का मतलब होता है रंग से होता है। ठीक है, तो रसायन को हम कहते हैं, रसायन विज्ञान रंग और रस का विज्ञान है। यहाँ रंग और रस का मतलब होता है जीवन को सुखद बनाना। ठीक है, जीवन को रंगीन और सुखद बनाना, रसमय बनाना। ठीक है, यहाँ रस और रंग का अर्थ है, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ अर्थात रस एवं रंग का अर्थ है जीवन को सुखद एवं आनंदमय बनाना। ठीक है, देखो बेटा, ये परिभाषा आपको देनी क्यों जरूरी हो जाती है? रसायन विज्ञान की ये नई परिभाषा देनी क्यों जरूरी हो जाती है? देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान का अर्थ है, ठीक है, रसायन विज्ञान का आशय है या रसायन विज्ञान का अर्थ है रंग एवं रस से। ठीक है, रसायन विज्ञान का आशय है रंग एवं रस से। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, तो बेटा रंग और रस ये रसायन विज्ञान का मतलब रसायन विज्ञान का रस और रंग का विज्ञान जो होता है उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान रस और रंग का विज्ञान है। हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान को हम क्या कह सकते हैं? रस और रंग का विज्ञान। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है रस एवं रंग का विज्ञान। रस एवं रंग का विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जाए भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान, तो आप समझ जाएंगे रसायन विज्ञान। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं आपको बेटा ये पढ़ा रहा हूँ रसायन विज्ञान की नई परिभाषा। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की पहली परिभाषा क्या थी? पहली परिभाषा ये थी बेटा, पहली परिभाषा ये थी जो किताबों में लिखी हुई होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ के संगठन, उसके रासायनिक एवं भौतिक गुणों की जानकारी जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बड़ी बात ये आ जाती है कि आखिर द्रव्य किससे कहते हैं। ठीक है ना, द्रव्य किससे कहते हैं? हमारा टॉपिक है बेटा, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है द्रव्य की प्रकृति या द्रव्य क्या होता है। ठीक है बेटा, द्रव्य सबसे पहले टॉपिक का नाम है बेटा। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है अपना द्रव्य। ठीक है, द्रव्य की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ मैटर। आखिर मैटर क्या चीज़ होती है? ठीक है बेटा, हम इसकी बात करेंगे, मैटर क्या चीज़ होती है।
देखो वे सभी वस्तुएं, आपको छोटी क्लासों में पढ़ते आए होंगे 9th वगैरह से, ये मत सोचना ये 9th क्लास का चैप्टर है, ये बेसिक है ना, इसमें तो आपको लगेगा 9th जैसा है, लेकिन है थोड़ा अच्छा चैप्टर है, ध्यान सुनो बेटा। देखो द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, या ऐसे हम कह सकते हैं वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं और जिन्हें हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, वे सभी वस्तुएं, वे प्रकृति में विद्यमान, लिख लो चाहे लिख लो, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान है और जिनको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों, ठीक बेटा, जिनको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, ठीक है बेटा, जिनको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती हैं। समझ में आया बेटा? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि ये चौक का टुकड़ा है तो उसमें बड़ा वजन भी है, इसमें अपने स्थान घेर रहा है, ये है ना, स्थान भी घेर रहा है और इसमें वजन भी है, अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस भी कर सकते हैं कि ये सॉलिड है, तो ये पदार्थ कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, ठीक है। समझ में आई बेटा? तो ये द्रव्य की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब बात करें कि द्रव्य आखिर कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, तो हम छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन यहाँ हम 11th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे बेटा द्रव्य 5 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा स्टेट और बोस्ट-आइंस्टाइन संघनन स्टेट, ठीक है, बोस्ट-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, ठीक है। तो द्रव्य बेटा 5 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। नीला से कहेंगे बेटा द्रव्य 5 अवस्थाओं में पाया जाता है, द्रव्य 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो? देखो बेटा, पहली अवस्था है ठोस अवस्था, ठीक है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। दूसरी है द्रव अवस्था, इसको हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट, ठीक है बेटा, लिक्विड स्टेट। और तीसरा है द्रव अवस्था, ठीक है, द्रव तो हो गया बेटा, ठोस, द्रव, गैस, फिर होगी गैस अवस्था, ठीक है, गैस स्टेट। एंड फोर्थ होगी प्लाज्मा अवस्था, इंग्लिश में लिखता हूँ यार, प्लाज्मा अवस्था या प्लाज्मा स्टेट। एंड लास्ट है आपका फिफ्थ है, जिसका नाम है बोस्ट-आइंस्टाइन संघनन, बोस्ट-आइंस्टाइन संघनन, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको बोस्ट-आइंस्टाइन ठीक है बेटा, इसका नाम है बोस्ट-आइंस्टाइन कंडेंसेट,
बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है बेटा, ये होती हैं 5 अवस्थाएं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन अवस्थाओं के बारे में जानना। चलो अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्टेट की, ठोस अवस्था की। आखिर ठोस अवस्था क्या होती है? तो बेटा आप लोगों को लगता होगा सर जी तो सरल पढ़ा रहे हैं सर जी अब तो बच्चों वाला पढ़ाने लगे। बेटा लग तो रहा है बच्चों वाला ये, लेकिन अच्छा है चैप्टर, लेकिन ठीक है। तो बेटा अब देखते हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो 5 अवस्थाएं तो इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि भैया अवस्थाएं हैं ये बड़ी। ठीक है, पढ़ते रहिए, तुम मत करिए कोई भी गड़बड़ी। चलो देखते हैं ठोस अवस्था। तो बात करते हैं बेटा सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य की आकृति और आयतन फिक्स होता है, क्या कहलाती है बेटा? ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी चीज़ों के ठोस के उदाहरण, मैं बच्चों वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये सारे उदाहरण दूंगा ठोस के। बेटा चौक का टुकड़ा हो गया, डस्टर हो गया, इत्यादि ठोस हो गया। ठीक है, चाहो तो सुन लो भैया। देखो जैसे कि ये डस्टर बेटा ये ठोस है क्योंकि इसकी आकृति भी है और ये स्थान भी घेरता है। ठीक है, इसका आयतन भी होता है अपना खुद का। अब सुनो काम क्या थी, तो बच्चों वाली बात थी। अब सुनो काम पेपर में क्या आता है। देखो बेटा सुनो, काम की बात सुनो। नई बात यह है कि ठोस में एक से अधिक फ्री सरफेस होते हैं। ठोस में एक से अधिक मुक्त सतह होती है। तो सर जी ये क्या है, मुक्त सतह क्या है? लिख लो पहले, फिर बताऊंगा इस चीज को। ठीक है, तो बेटा इसमें एक से अधिक, ये बहुत काम की बात है। इसमें एक से अधिक मुक्त सतह, फ्री सरफेस, मुक्त सतह होती हैं। ठोस में एक से अधिक मुक्त सतह होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पॉइंट को। पेपर में आता है कि ठोस में कितनी मुक्त सतह होती हैं, तो कितनी होती हैं? एक से अधिक होती हैं। देखो एग्जाम्पल देख लो बेटा, जैसे एक सॉलिड बना रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ये घन है। ठीक है, ये घन है और इस घन में ये घन है। देखो इसमें कितनी सतह है बेटा? देखो बेटा एक, ठीक है, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, पीछे वाली 5 सतह, एक अगले वाली 6 सतह। तो इसमें 6 सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं, फ्री सरफेस, 6 फ्री सरफेस हैं, 6 सतह हैं इसमें। ठीक है बेटा, तो देखो एक से अधिक सतह है ना ये सॉलिड में। तो सतह का मतलब होता है जिन्हें हम अपने हाथों से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वे सतह होती हैं। तो एक सॉलिड की बहुत सारी सतह होती हैं, एक से अधिक सतह होती हैं। ठीक है, और सुनो काम की बात। जो ठोस होता है, इनके जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे मिलकर बना होता है, वो फिक्स रहते हैं। और अगर उसमें हम कुछ भी विद्युत धारा भी करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो सिर्फ कंपन कर सकते हैं, भागते नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आया? जो ठोस के जो कण होते हैं वो सिर्फ कंपन कर सकते हैं, वो अपना स्थान छोड़ के भागते नहीं हैं। ठीक है, लिखेंगे बेटा, इनके अणु कंपन कर सकते हैं। इनके अणु क्या कर सकते हैं बेटा? कंपन कर सकते हैं। ये काम की बात बता रहा हूँ, सब पेपर में आने वाली बात बता रहा हूँ बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे।
ठीक है। इनका गलनांक और क्वथनांक रूम टेम्परेचर से अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनका गलनांक एवं क्वथनांक, इनका गलनांक एवं क्वथनांक रूम टेम्परेचर से अधिक होता है, ठीक है। मतलब बात यह है, रूम टेम्परेचर पर ये नॉर्मली नहीं गलते हैं, ठीक है। इनका जो गलनांक क्वथनांक है, मैं अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों के जो टेम्परेचर होते हैं वो रूम टेम्परेचर से अधिक होते हैं, रूम टेम्परेचर से ये अधिक होते हैं, ठीक है। अर्थात कमरे के ताप से, कमरे का ताप कितना माना जाता है 25 सेंटीग्रेड, तो रूम टेम्परेचर बड़ा, अगर आपसे कोई कहे रूम टेम्परेचर तो समझ जाइए वहाँ चल रहा है कमरे के ताप, और कमरे के ताप को हम कहते हैं 25 सेंटीग्रेड फिक्स माना गया है। 25 सेंटीग्रेड ताप को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो जो ठोस होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक रूम टेम्परेचर से अधिक होते हैं, अर्थात कमरे के ताप से अधिक ताप जब दिया जाता है तभी ये गलते हैं और उबलते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बेटा सॉलिड बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो सॉलिड के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारा कंपटीशन लेवल में आता है। तो बेटा ठोस के बारे में इतना काफ़ी है। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। वैसे ठोस के बारे में आपने छोटी क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। तो बेटा पहला हेडिंग था ये, दूसरा हेडिंग देखेंगे लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट आइए, ठीक है। लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था, तो बेटा लिक्विड स्टेट क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आकार तो अनिश्चित होता है बट आयतन निश्चित होता है। क्योंकि अगर किसी भी द्रव को बेटा ग्लास में देंगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, लोटे में डालेंगे तो लोटे का आकार का हो जाएगा, डब्बों में डालेंगे तो डब्बों के आकार का हो जाएगा। तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन तो निश्चित होता है, ठीक है बेटा। तो हम डायरेक्टली देते हैं छोटे छोटे पॉइंटों में। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। मैं पॉइंट्स के रूप में लिखवा रहा हूँ बेटा, परिभाषा के रूप में नहीं इसको। इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। ये आता हम सब जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़े हैं। लेकिन जो काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात वो देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बता रहा हूँ। इसमें कितनी मुक्त सतह होती है बताओ बेटा, ये काम की बात है। इसमें ओनली और ओनली एक मुक्त सतह होती है। कैसे होती है मैं उस पर बताऊंगा अभी आपके लिए, एक कैसे होती है, ठीक है। इसमें केवल एक ही मुक्त सतह होती है। कैसे? देखो बेटा, ये एक पात्र है, इसमें पानी भरा है, ठीक है। अब बताओ आप कहाँ छू सकते हो? इधर तो छू सकते हो पानी को? नहीं, पात्र हत्ते आएगा। यहाँ छू सकते हो? नहीं, पात्र हत्ते आएगा। यहाँ सकते नहीं, लेकिन यहाँ से आप छू सकते हो। तो इसमें एक ही मुक्त सतह है जहाँ से आप इसको छू सकते हैं और कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या आती है? काम की बात। एक काम की बात ये होगी, दूसरी काम की बात इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इनका जो गलनांक होता है वो रूम टेम्परेचर से बहुत कम होता है, ये याद करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है बेटा। जो इनका गलनांक रूम टेम्परेचर से कम होता है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कमरे के ताप पर बेटा, कमरे के ताप पर क्या अपने कमरे में लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ तो कैसा होगा? गला हुआ होगा नहीं होगा? द्रव होगा नहीं होगा? तो इनका गलनांक रूम टेम्परेचर से तो आखिर कम ही होता है, ठीक है। और इनका जो क्वथनांक रूम टेम्परेचर से अधिक होता है। वो कैसा होता है बेटा? रूम टेम्परेचर से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि क्या आप देखते हो आपके कमरे के ताप पर क्या पानी उबलता है? नहीं, इसको अधिक ताप देना पड़ता है, अपने कमरे के ताप से अधिक ताप देना पड़ता है, तब भी पानी जो है वो उबलता है, ठीक है। तो
तो ये था ठोस अवस्था, द्रव अवस्था। अब गैस अवस्था के बारे में और पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर आएगी बेटा प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर हो जाएगा लंबा, फिर आप कहेंगे बहुत लंबा लंबा सही लेक्चर बनाते हैं, कौन पढ़े यार है, परेशान हो जाओगे आप भी, है ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब हम देखते हैं कि आखिर गैस अवस्था में क्या होता है, ठीक है। गैस अवस्था में कितने सरफेस होते हैं, कितने फ्रीज सतह होती हैं, कितनी मुक्त सतह होती हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो हम आपके प्लाज्मा स्टेट भी इसी लेक्चर में समझा देंगे, ठीक है। चलो फिलहाल हम देखते हैं अब देखते हैं बेटा गैस अवस्था। तीसरी है गैस स्टेट, ठीक है बेटा। गैस अवस्था, गैस अवस्था तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें ना तो आयतन फिक्स होता है और ना आकार फिक्स होता है, ठीक है। वो अवस्था क्या कहलाती है? गैस अवस्था कहलाती है। तो हम इसको पॉइंट के रूप में लिखेंगे, परिभाषा के रूप में नहीं, क्योंकि बेटा हम आपको कॉम्पिटिशन लेवल से पढ़ा रहे हैं तो समझदार हो, छोटा लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आकार एवं आयतन, इसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, कोई फिक्स नहीं है बेटा, ठीक है। दोनों ही अनिश्चित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात बेटा, इसमें बताओ कितनी मुक्त सतह होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कोई भी मुक्त सतह नहीं होती है, इसमें कोई भी मुक्त सतह नहीं होती है, ठीक है बेटा। देखो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, इसमें हमने गैस को भर दिया है। अब बताओ तुमसे कहाँ छू सकते हो? यहाँ से छू सकते हो, यहाँ से कहीं से भी नहीं छू सकते जब ये सिलेंडर पैक है, गैस इसमें पैक है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। आप इसको नहीं छू सकते, इसलिए एक भी इसकी सतह नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बात करें इसके गलनांक और क्वथनांक की, तो बेटा देखो आपको पता है गलनांक क्वथनांक दोनों ही इसके रूम टेम्परेचर से कम होंगे, ठीक है। इसका गलनांक रूम टेम्परेचर से कम तथा क्वथनांक रूम टेम्परेचर से अधिक। अच्छा जी, हाँ, इनमें की मुक्त सतह नहीं होती, ठीक है। इसका गलनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से बहुत कम होते हैं, ठीक है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक कमरे के ताप से बहुत कम होता है, ठीक है। देखो एक चीज आती है, वैसे द्रव की 6 अवस्थाएं होंगी, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस और वाष्प और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन आप कहते हो सर जी जो गैस है, वाष्प है, वो तो एक ही चीज़ है। देखो बेटा, जनरली एक ही मान लेते हैं कि वास्तव में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। लेकिन जनरली किताबों में एक ही माना हुआ होता है। क्या अंतर होता है वाष्प में और गैस में? देखो बेटा, एक तरफ लिख लेते हैं हम गैस, बताता हूँ आपके लिए। एक तरफ लिखते हैं गैस और एक तरफ लिख देते हैं बेटा हम वाष्प, ठीक है। अब हम क्या काम करें, गैस और वाष्प दोनों लिख लिए। अब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर मतलब दाब लगाएं। जब बेटा हम दाब लगाते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जो वाष्प होता है वो जल में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वो द्रव अवस्था में आता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जबकि इस पर हम कितना भी दाब लगा दें बेटा, दाब लगाने पर ये जो होगा द्रव अवस्था में चेंज नहीं होगा, ये, ठीक है। ये द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, ये द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, ये अवस्था में नहीं बदलेगा। देखिए अंतर आप लोगों के लिए, ये वाष्प में और गैस में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो आप चाहो नहीं लिख सकते हो, वाष्प और द्रव में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे यदि गैस पर दाब दिया जाता है तो अवस्था में ये नहीं बदलती है,
और जब वाष्प को दाब देते हैं तब ये द्रवावस्था में चेंज हो जाती है। ठीक है, समझ में आया बेटा। अब जो चौथा है अपना प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम देखते हैं चौथा है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट, ठीक है बेटा, प्लाज्मा अवस्था, बहुत काम की अवस्था है ये प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था क्या होती है ये देखेंगे कल के लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर हो गया है काफ़ी बड़ा, 25 मिनट की वीडियो हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगी कर दीजिए लाइक कमेंट। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बाय बाय बेटा।